कुछ भी नया करने में संकोच ना करो। ये मत सोचो कि हार होगी। हार तो कभी भी नहीं होती, या तो जीत मिलेगी या सीख मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। एनसीईआरटी पर आधारित जो प्रश्न संग्रह हमने शुरू किया हुआ है, 6ठी से 12वीं तक की एनसीईआरटी में इसमें कवर की हुई है। इसमें आज हमारा अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी का लेक्चर रहने वाला है। टॉपिक के अनुसार हमारे लेक्चर चलते हैं। इसमें हमने पुरानी परीक्षाओं को भी शामिल किया है। आज का जो टॉपिक है हमारा वो आर्थिक विकास एवं समृद्धि से क्वेश्चन रहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी आप लोगों के लिए। वीडियो को आप शेयर कर दो। इसके अलावा भैया इतिहास और भूगोल की लगातार हमारी एनसीईआरटी पर आधारित सीरीज चल रही है। इतिहास कंप्लीट हो चुका है, भूगोल भी लगभग कंप्लीट होने वाला है। एनसीईआरटी अर्थव्यवस्था का चल रहा है, इसके बाद हमारी जो सीरीज चलेगी। इसके अलावा भैया एक और बात याद रखेंगे, प्रीवियस ईयर की जो भी आपको कंटेंट चाहिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए, सब कुछ मिल जाएंगे आपको किसी भी सब्जेक्ट के। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े आप लोग। वीडियो के अंत में आपको टेलीग्राम चैनल का एक बार कोड दिया जाता है, उसमें आप स्कैन करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आज का, भारत में पूंजी निर्माण संबंधी आंकड़े एकत्रित करने के क्या कारण बताओ। तो भारत में पूंजी निर्माण संबंधी जो आंकड़े एकत्रित करने का कार्य करता है, कौन करता है बताओ। तो भारत में पूंजी निर्माण संबंधी आंकड़े कौन इकट्ठा करता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आंसर बताएं। कि रिजर्व बैंक और सीएसओ करते हैं, रिजर्व बैंक और भारतीय स्टेट करते हैं, रिजर्व बैंक और भारत का वाणिज्य बैंक या कमर्शियल बैंक, सभी कमर्शियल बैंक जो हैं वो करते हैं। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन या सीएसओ और एनएसओ मिलकर करता है। तो बताइए क्या आंसर है। भारत में पूंजी निर्माण संबंधी आंकड़े यानी कैपिटल फॉर्मेशन से संबंधित जो भी आंकड़े हैं वो कौन है। तो समझना कैपिटल फॉर्मेशन है आरबीआई जरूर होगा, है ना भैया। दूसरा हमारा होता है सीएसओ, और सीएसओ खत्म हो चुका है, वो एनएसओ बन चुका है। सीएसओ और एनएसओ को मिलाकर क्या बनाती है, एनएसओ। तो नेशनल स्टैटिकल ऑफिस, ये दोनों मिलकर ये काम करते हैं भैया। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लगातार शेयर कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ दो आप लोग। तो याद रखना भैया, एनएसओ आरबीआई के साथ मिलकर जो पूंजी फॉर्मेशन हुआ है भारत में, जो भी पूंजी बनी है हमारे देश में, उसकी एकत्रित करने का कार्य रखता है, आंकड़ों को इकट्ठा करने का। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक आर्थिक समृद्धि का परिचायक है। तो बताओ इनमें से कौन सा एक स्टेटमेंट हमारे आर्थिक समृद्धि को दर्शाती है कि ग्रो हो रही है चीज़ें, यानी हमारे देश में विकास हो रहा है। तो बताएं किसी भी देश के लिए, और हमारे देश को किसी भी देश के लिए हो सकता है। पहला है निश्चित अवधि में स्थित कीमतों पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि। स्थित राष्ट्रीय आय में वृद्धि क्या ये है। वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में सकारात्मक वृद्धि। किसी निश्चित अवधि में चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि। हाँ, अगर भैया किसी निश्चित कीमत पर, किसी निश्चित अवधि में चालू कीमतों पर, करंट जो प्राइस है उस पर हमारी राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई है, तो समझो आर्थिक समृद्धि बढ़ रही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से, अच्छा एक तो समृद्धि और विकास में फर्क होता है, याद रखना, ठीक है। समृद्धि और विकास, समृद्धि क्या है, सिर्फ पैसा आना, और विकास में क्या है कि इसमें ओवरऑल विकास होना चाहिए। पैसे के साथ साथ सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, राजनीतिक विकास, महिलाओं की दशा सुधरनी चाहिए, बच्चों की दशा सुधरनी चाहिए, तो विकास होता है। अगला क्वेश्चन है, तो चालू कीमतों पर जब राष्ट्रीय आय बढ़ती है तो समझ लो समृद्धि का प्रतीक है। तो आर्थिक समृद्धि उसमें देखने को मिलती है, पैसा आता है किसी भी देश के पास, जिस देश की इकोनॉमी में चालू कीमतों पर यानी जो करंट प्राइस है उस पर अगर नेशनल इनकम में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अगला क्वेश्चन है भैया आप लोगों के सामने, मिल रही हो तो तभी है, अगर नहीं मिल रही है तो फिर नहीं होते आर्थिक समृद्धि। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहा हूं, निम्न में से कौन से द्वितीय पीढ़ी के आर्थिक सुधारों का भाग नहीं है। तो बताओ द्वितीय पीढ़ी, सेकेंड जनरेशन में आर्थिक सुधारों का एक भाग नहीं होगा, बाकी सब सेकेंड जनरेशन के आर्थिक सुधारों के भाग होंगे। तो पता क्या आंसर है, इसमें से कौन सा एक नहीं है। तो ऑप्शन पढ़ेंगे तभी हमें पता चलेगा। ऑप्शन है तेल के क्षेत्र में सुधार, सार्वजनिक क्षेत्र में सुधार, न्यायिक क्षेत्र प्रणाली में सुधार, या शासकीय एवं सार्वजनिक संस्थाओं में सुधार। तो भैया न्यायिक जो प्रणाली में, जस्टिस सिस्टम में सुधार होगा तो उसको द्वितीय क्षेत्र नहीं कह सकते हम, है ना। आर्थिक सुधार में द्वितीय पीढ़ी कब के भाग के रूप में उसको चिन्हित किया जाता है क्या। तो पूछ रहे, हाँ पूछ रहे हैं, ना पूछ रहे, ये पूछ रहे हैं। तो याद रखना, तो इसमें जो न्यायिक प्रणाली में सुधार है उसको ही सेकंड जनरेशन में नहीं आता वो, बाकी सब सेकंड जनरेशन में आपको दिखेंगे, क्योंकि न्यायिक सुधार है वो थर्ड जनरेशन का पार्ट है, तृतीय जो पीढ़ी है उसका भाग है, ठीक है। जिसमें जीएसटी, दिवालिया कानून, ये जीएसटी संबंधित कानून, दिवालिया कानून, ये कहेंगे तो तीसरी पीढ़ी में आता है न्यायिक सुधार भी। अगला कुछ न्यायिक प्रणाली, तो वो तेल के क्षेत्र में सुधार, ये द्वितीय पीढ़ी का है। सार्वजनिक क्षेत्र में सुधार ये भी है, और शासकीय सार्वजनिक संपत्ति, सार्वजनिक संस्थाओं में सुधार जो हो रहा है प्यारे बच्चों, ये भी
द्वितीय पीढ़ी का, न्यायिक प्रणाली नहीं आती द्वितीय पीढ़ी में, ये वर्तमान में तीसरी पीढ़ी में दिखेगी आपको। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक विकास का सामान्यतः युग्मित है, तो बताओ आर्थिक विकास सामान्यतः युग्मित है तो किसके साथ आपको आर्थिक विकास दिखाई देगी, इनमें से कौन सी चीज होनी चाहिए, और जिससे पता चलता है भैया आर्थिक विकास में से युग्मित, यानी भाई क्वेश्चन युग्मित जुड़ा हुआ है, तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो आर्थिक विकास के साथ जुड़ी हुई है वो ग्रो करेगी तभी आर्थिक विकास होगा। तो बताइए क्या आंसर है इसमें, कौन सी चीज इसमें से जुड़ी हुई है, तो स्फीति, याद रखना स्फीति होती है महंगाई। स्फीति क्या होती है, महंगाई। वो मुद्रास्फीति होती है, किसी वस्तु में वृद्धि हो सकती है, तो स्फीति जो है वो आर्थिक विकास से जुड़ी हुई है। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष किस संस्था के द्वारा प्रकाशित किया जाता है, बताओ। तो भारत का जो इकोनॉमिक सर्वे है इसको कौन सा डिपार्टमेंट इकोनॉमिक सर्वे को भैया जारी करता है, तो बताओ इकोनॉमिक सर्वे को कौन जारी करता है, आर्थिक सर्वेक्षण को। तो देखते भैया कौन करता है, ऑप्शन आप भारतीय रिजर्व बैंक करता है, भारतीय योजना आयोग करता है, भारत सरकार का वित्त मंत्रालय, भारत सरकार का वित्त मंत्रालय यानी वित्त मंत्री तो प्रस्तुत करता है ना संसद में इकोनॉमिक सर्वे, बजट ही वही प्रस्तुत करता है। तो यही है भारत सरकार का जो वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्टर जो है, मिनिस्ट्री जो है भैया उसी के अंदर आता है बजट, और उसमें आर्थिक सर्वेक्षण भी आता है, बजट भी आता है, इकोनॉमिक सर्वे आते हैं, उसके बाद ये बजट भी लेके आते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी देश में आर्थिक समृद्धि अनिवार्य रूप से होगी यदि, तो बताओ किसी देश में आर्थिक समृद्धि होगी यदि उसमें क्या हुआ होगा तभी आर्थिक समृद्धि देखी जाएगी, तो बताएं क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं तभी हमें पता चलेगा। विश्व अर्थव्यवस्था में तकनीकी प्रगति होगी, विश्व की अर्थव्यवस्था से किसी देश की अर्थव्यवस्था अनिवार्य रूप से कैसे समृद्धि हो सकती है, देश में जनसंख्या वृद्धि और उससे तो भैया आर्थिक वृद्धि और कमजोर होगी, देश में पूंजी निर्माण होता है, हाँ देश में पूंजी निर्माण होगा तो आर्थिक समृद्धि देखी जाएगी। मेरे मतलब समृद्धि का मतलब सीधा सीधा पैसे से है कि पैसा आना चाहिए, और विकास का संबंध ओवरऑल विकास होना चाहिए ना, विश्व अर्थव्यवस्था व्यापक व्यापार की मात्रा ये नहीं होगा, तो देश में पूंजी निर्माण होगा, वही समृद्धि का प्रतीक है। समृद्धि का मतलब समझो पैसा आ रहा है, सीधी सी बात है। अगर विकास की बात करें, विकास का मतलब ओवरऑल विकास, महिलाओं का विकास, बच्चों का विकास, सामाजिक क्षेत्र विकास, आर्थिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, धार्मिक हर क्षेत्र विकास होगा तो वो विकास होगा। वरना सिर्फ पैसा आ रहा है देशवासियों के पास लेकिन वो ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, उनमें सोचने की क्षमता, वो अच्छे से महिलाओं को आज़ादी नहीं दे रहे, बच्चों को नहीं दे रहे, उनको आप समृद्ध देश तो कह सकते हो लेकिन उनको कभी आप विकास देश नहीं बोल सकते। अगला क्वेश्चन भैया, सैद्धांतिक रूप से यदि आर्थिक विकास की कल्पना की जाती है, ठीक है, तो इनमें से किसे साधारणतः शामिल नहीं किया जाएगा भैया। सैद्धांतिक रूप से, अगर सैद्धांतिक रूप से आर्थिक विकास की हम बात करें तो बताओ इनमें से कौन सी चीज शामिल नहीं होगी। तो देखते भैया, सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि बिल्कुल ठीक है, तो आर्थिक विकास तभी होगा जब हमारी जीडीपी बढ़ेगी। विश्व बैंक की वित्तीय सहायता में वृद्धि, तो विश्व बैंक की वित्तीय सहायता में कैसे कह सकते हैं कि भैया उससे हम उधार लेके आए फिर कह सकते हैं हमारा विकास हो रहा है, तो कहाँ से विकास हो रहा है, अगर कहीं से पैसे लेके आ रहे हैं तो आप उसको कह रहे हैं वो अपना पैसा हो गया, नहीं तो गलत बात है। तो विश्व बैंक से वित्तीय सहायता लेना तो गलत है, ये तो नहीं शामिल करेंगे इसमें। और देख ले सकल राष्ट्र उत्पाद बिल्कुल ठीक है, जीएनपी बढ़ रहा है, तो जीडीपी जीएनपी में फर्क क्या होता है लास्ट क्लास में मैंने बात की, नहीं देखा तो पिछली क्लास आप देख लें। प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि, ये भी ठीक बात है, तो ये सारे शामिल होते हैं। लेकिन विश्व बैंक में जो पैसा आप लेके आ रहे हैं वहां तो आपको सहायता कर रहे हैं, तो उसको आप कैसे कह सकते हैं हमारे देश वृद्धि कर, आप तो कर्ज लेके आ रहे हैं, तो ये गलत हो गया ना, तो ये दूसरा गलत हो गया। अगला क्वेश्चन निम्न में से, तो दूसरा गलत है भैया, कर्ज में कभी भी ये नहीं कि आप किसी पैसे लेके आएगा तो भैया हमारी तो वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो निम्न में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का, लेकिन वो लायबिलिटी है ना वो आपको देना पड़ेगा, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। मतलब निम्न में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं है, तो बताओ इनमें से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था में नहीं दिखाई देता, बाकी चीजें भारतीय अर्थव्यवस्था में आपको दिखाई देंगी। तो देख लेते हैं, तो इनमें से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं है। ऑप्शन आप लोगों के सामने है। श्रम में न्यून कार्य क्षमता, ठीक बात है भैया, श्रम में न्यून कार्य क्षमता होगी। प्रति व्यक्ति आय निम्न होगी, ये भी ठीक बात है, भारत की प्रति व्यक्ति आय कम होती है, कार्य क्षमता भी कमजोर है, मजदूर ज्यादा है और मजदूर भी स्किल्ड नहीं है, ये भी है भारतीय अर्थव्यवस्था में। पूंजी निर्माण की न्यून दर, नहीं पूंजी निर्माण तो खूब हो रहा है हमारे देश में, तो ये नहीं कह सकते आप पूंजी निर्माण की, यही गलत है इसमें। प्राकृतिक संसाधनों की कमी, हाँ प्राकृतिक संसाधन कम है हमारे देश में, सही बात, लेकिन पूंजी निर्माण नहीं, पूंजी निर्माण तो कितना कर भी लो आप, और पूंजी निर्माण तो है, देखो ना ब्लैक मनी कितना तो हुआ था और वाइट हो गया, मार्केट में आ गया। किसी देश की आर्थिक समृद्धि को मापने के लिए उसका सबसे उपयुक्त मानक कौन सा है, तो बताइए उस देश का सबसे उपयुक्त मानक कौन सा। आर्थिक समृद्धि अगर देखें तो आर्थिक समृद्धि पैसा क्या बोलती, क्या चीज है पैसा, वही पैसा, तो बता क्या आंसर है इसका। तो किसी देश की आर्थिक समृद्धि के लिए मापने के लिए उपयुक्त कौन सा है, बताओ कहां से पता चलेगी सबसे अच्छा किस पे मापेंगे। तो भैया याद रखना, किसी देश की प्रति व्यक्ति आर्थिक समृद्धि पता चलेगी प्रति व्यक्ति आय कितनी हो रही है, कितना पैसा कमा रहा है वो एक साल के अंदर। कोई भी देश जो ज्यादा पैसा का वो ज्यादा समृद्ध है, लेकिन वहां महिलाओं को बच्चों का अधिकार ज्यादा, वो विकसित भी है, फिर वो देश उनको विकसित भी कह सकते हैं, अभी आर्थिक विकास भी है उनका समाज हर चीज से विकास है फिर।
अगर वो अपने बच्चों को, महिलाओं को अगर स्वतंत्रता दे रहे हैं, निम्नलिखित में से वन, एक सूची एक को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें। चलो देखते भी। आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि, आर्थिक समृद्धि, ये क्या क्या चीजें आप देखिए। एक तरफ आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो देखते भी मिलाएं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आर्थिक विकास जब बात करते हैं तो ओवरऑल विकास होना चाहिए, एक संरचनात्मक, एक स्ट्रक्चरल विकास होना चाहिए। तो आप आर्थिक विकास के साथ इसको जोड़ सकते हैं, संरचनात्मक विकास आर्थिक विकास होता है, तो विकास बड़ी बात करते हैं। ठीक है भैया, तो 1 का 4 इधर है 2 ऑप्शन में, तो 2 उनमें से आंसर होना चाहिए ये। चलो और देख लेते हैं, और देखते हैं। आर्थिक वृद्धि, आर्थिक वृद्धि की जहां मैं बात करूंगा तो आर्थिक वृद्धि का मतलब है कि सकल घरेलू जीडीपी बढ़ रहा है उस देश का, तो आर्थिक वृद्धि जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद, तो बी पहले का चौथा, बी का पहला, तो आंसर तो आ गया ये। लेकिन फिर भी हम 2 ऑप्शन और बाकी भी देखेंगे, जिससे आप, और इनको आप बिल्कुल नोट डाउन भी कर लेना, क्योंकि ये आपको फिर क्वेश्चन दिख जाएंगे। इसका भी है संपोषित विकास का मतलब है तो पर्यावरण का विकास होना चाहिए। संपोषित विकास तो वही है, पर्यावरण का विकास, पर्यावरण को बचाए रखें। जैविक गुणवत्ता स्वास्थ्य, जीवन गुणवत्ता स्वास्थ्य ठीक है, तो आपका जीवन ठीक है ना भैया। चलो ये ठीक बात है, तो मिला लो, ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया ना। फिर अब चलो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन सिंपल है बिल्कुल, जीवन की गुणवत्ता स्वास्थ्य। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास रिपोर्ट निम्न में से किस संस्था के द्वारा जारी की जाती है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, मानव रिपोर्ट जो जारी करता है यूएनडीपी करता है। मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है भैया, प्यारे बच्चों, यूएनडीपी करता है। 1990 से रिपोर्ट लगातार प्रकाशित होती आ रही भैया ये। और जो अर्थशास्त्री थे महबूब उल हक नाम था उनका, है ना, महबूब उल हक, और उनके साथ अमर्त्य सेन, उन दोनों ने निकाला। तो महबूब उल हक तो पाकिस्तान के थे ना। और ये भी याद रखना, इसमें किस जब ये करता भी है किस किस को शामिल करता है, स्वास्थ्य को इसमें शामिल करता है। स्वास्थ्य देखता भी किसी देश के लोगों का स्वास्थ्य कैसा, तभी उसके मानव विकास रिपोर्ट देगा उस लोगों के मानव का क्या कैसा विकास है। दूसरा शिक्षा को शामिल करता है, और तीसरा करता है जीवन स्तर, उन लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, वो कैसे रहते हैं। चलो अगला क्वेश्चन है, पोषकीय पर्यटन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो बताइए, पोषकीय पर्यटन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। पोषकीय पर्यटन का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आंसर बताएं। तो पोषकीय पर्यटन जो है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा। प्यारे बच्चे वीडियो को लगातार शेयर कर दो, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट चल रहे हैं। तो पोषकीय पर्यटन का इनमें से जो मुख्य उद्देश्य क्या होगा, पढ़ेंगे ऑप्शन तभी हमें समझ आएगा। पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होती है, क्या ऐसा है। पोषकीय पर्यटन में पर्यटकों की संख्या में वृद्धि से क्या लेना देना है ना। अच्छा देखो इधर यूएनडीपी देख लेना इसका, बड़े पैमाने पर पर्यटन और लघु पैमाने पर यात्राओं का प्रबंध करना, ये भी आप पोषकीय पर्यटन कह सकते। सांस्कृतिक अखंडता और पारिस्थितिक प्रक्रिया को बनाए रखते हुए पर्यटन पर्यावरण पर, हाँ ये ठीक बात है। आप पोषकीय पर्यटन इसको बोल सकते हैं कि आप सांस्कृतिक अखंडता और पारिस्थितिक प्रक्रिया को बनाए रखते हुए पर्यटन और पर्यावरण का प्रबंधन करते हैं, ये ठीक बात है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सांस्कृतिक अखंडता और पारिस्थितिक प्रक्रियाओं को बनाए रखते हुए पर्यटन और पर्यावरण के संबंध करना ही क्या है प्यारे बच्चों, यही है। आप सांस्कृतिक अखंडता को बनाएं, उससे पर्यावरण को जोड़ें, पारिस्थितिक प्रक्रिया बनाए रखें, और पर्यटन को सबको साथ मिलकर पोषकीय विकास आप कह सकते हैं। सांस्कृतिक अखंडता हो, प्राकृतिक प्रक्रिया हो, पर्यटन हो, पर्यावरण हो, सबको एक साथ प्रबंधन, यही पोषकीय प्रबंधन है प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। किसी भी देश के संदर्भ में निम्न में से किसे उस देश की सामाजिक पूंजी कैपिटल के भाग के रूप में समझा जाएगा। अच्छा, ये जो हमारे चैनल का जो लोगो दिख रहा है आपको, शुक्रिया सिविल सर्विस, कल से हम कोशिश करेंगे इसको लाइट रखें, क्योंकि इससे क्या होता है जब क्वेश्चन पढ़ने में मेरे को भी कभी कभी दिक्कत हो जाती है, आपको भी निश्चित रहेगी, है ना। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर से और आंसर करने। किसी भी देश की के संदर्भ में निम्न में से उस देश की सामाजिक पूंजी कैपिटल के भाग के रूप में समझ जाएगा। चलो ये कहना चाह रहा है कि भैया उस देश की सामाजिक की सोशल कैपिटल को कैसे आप कह सकते हैं, ये उस देश की सोशल कैपिटल है, यानी सामाजिक पूंजी है। इन चारों में से ऑप्शन है वही उस देश की सामाजिक पूंजी को भैया क्या करेगी, शो करेगी, या एक प्रकार से व्याख्या करेगी, या आप कह सकते हैं एक प्रकार से दिखाने का काम करेगी, या फिर एक प्रकार से आप कह सकते हैं उसके बारे में बताइए कि हाँ भैया ये सोशल कैपिटल है। तो बताएं क्या आंसर है। एक बार इसको क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हमें समझ में आएगा कि ये क्या कहने की एग्जैक्ट कोशिश कर रहे हैं ना। तो क्वेश्चन हमने पढ़ लिया। तो सोशल कैपिटल क्या है, जनसंख्या के साक्षरों का अनुपात क्या ये है। सिर्फ पढ़े लिखे ही सोशल कैपिटल को दिखाएंगे नहीं, इसके भवन अन्य सामाजिक और भवन अन्य आधारिक और मशीन स्टॉक भी नहीं होंगे। कार्यशील आयु समूह की जनसंख्या का माप, हाँ अगर आप उस देश में कार्यशील काम करने वाले लोगों की लेते नहीं, ये भी नहीं आ गई, ये भी तो फिर गलत हो गया ना कि सिर्फ कार्य समूह वाले के। तो जो सामाजिक की बात करते हैं, समाज में आपसी भरोसे और सामंजस्य स्तर को
सोशल कैपिटल कहते हैं। ये सही बात है भैया। जब आप लोग एक दूसरे को समझ रहे हैं, एक सोसाइटी में रह रहे हैं, आप उसकी मदद कर रहे हैं, वो आपकी मदद कर रहे हैं, तो आप कह सकते हैं भैया सोशल कैपिटल हमने कमाया कुछ नहीं है, लेकिन हमने क्या कमाया, हमने लोगों को कमाया। ऐसे आप कह सकते हैं। वो चीज़ें कि आपके कहने पर बहुत सारे लोग आ जाएं, ठीक है, इस ज़माने भी आपके कहने पर क्या हो, आपकी हेल्प करने के लिए लोग खड़े हों, तो आप कैसे, वो सोशल कैपिटल है, वो सामाजिक पूंजी आपने कमाई है। तो समाज में आपसी भरोसे और सामंजस्य को स्थापना करना है। इसका आंसर भैया 4, ठीक है। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है 4th, ठीक है प्यारे बच्चों, ये है सोशल कैपिटल। अगला क्वेश्चन है, मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग अग्रसहित करता है, तो बताओ क्या आंसर है। क्वेश्चन आप लोगों के सामने, तो मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग अग्रसित करता है, किस चीज को अग्रसित करता है। मानव पूंजी में बढ़ता हुआ जो विनियोग है, यानी जो लगातार चीजें वृद्धि हो रही हैं, एक प्रकार से वृद्धि कैसी, उल्टी। मानव पूंजी में जो गलत तरीके से वृद्धि हो रही है, अब गलत तरीके से मतलब जितना पैसा है, पैसा जरूरत से ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, उसके लिए मैंने बोला। तो बताओ इनमें से क्या आंसर रहने वाला है। संसाधनों में समुचित प्रयोग, भैया बिल्कुल, अगर आपको इस पूंजी में बढ़ते हुए विनियोग के से बचना है, तो इस चीज़ से, संकट से बचना है, तो संसाधनों का समुचित प्रयोग होना चाहिए, उत्पादकता में वृद्धि होती रहनी चाहिए, और कुशलता में वृद्धि, स्किल्ड भी होने चाहिए लोग, सारी की सारी चीज़ें भैया बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार धारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन का नवीन अध्याय जोड़ा गया था, बताओ। तो आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार धारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन को जोड़ा गया, एक नवीन अध्याय, एक नया अध्याय जोड़ दिया गया इनके नाम से। धारणीय विकास होना चाहिए और जलवायु परिवर्तन होना चाहिए। तो याद रखना भैया 2011-12 आंसर क्या है, 2011-12 धारणीय विकास जलवायु परिवर्तन जोड़ा गया। वर्तमान में जनसंख्या के सुखों का परित्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा और अन्य संसाधनों की बचत निम्न में से कौन सी अवधारणा को परिभाषित करता है, तो बताएं। तो वर्तमान में जनसंख्या के सुखों का परित्याग किए बिना, यानी भैया कि जनसंख्या के जो सुख हैं उसको भी त्याग ना करो, भविष्य में ऊर्जा को भी बनाए रखें, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हम बचा के रखें। तो इस प्रकार के जो विकास को कहते हैं क्या, तो सीधी सी बात है भैया, जो संसाधन की जरूरत है हम भी यूज करें और भविष्य में आने वाली हमारी पीढ़ियां भी यूज करें। तो उसके लिए कौन सा शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, उसको बोलते हैं संपोषणीय विकास, बोलते हैं ना उसको, सबका विकास, हमारा भी आने वाली पीढ़ियों का भी हम ध्यान रखें, उसको बोलते हैं प्यारे बच्चों संपोषणीय विकास होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को लगातार शेयर कर दो आप लोग। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, जीवन में भौतिक गुणवत्ता सूचकांक की गणना निम्न में से किस आयाम का प्रयोग नहीं किया जाता। तो जब भौतिक गुणवत्ता सूचकांक की गणना करते हैं, तो बताओ इनमें से किसको शामिल नहीं करते उसमें। क्या लैंगिक विकास को शामिल नहीं करते हैं, साक्षरता को शामिल नहीं करते हैं, जन्म के सेवन जीवन प्रत्याशा को, या शिशु मृत्यु दर को। तो भैया लैंगिक विकास को नहीं करते हैं, याद रखना। जो जीवन या फिजिकल क्वांटिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स PQLI जब निकालते हैं 1976 से इसको निकाल रहे हैं ना, तो इसमें भैया किस किस को शामिल किया जाता है, इसमें एक तो मौलिक शिक्षा को शामिल किया जाता है ना, मौलिक शिक्षा इसमें शामिल होती है, ठीक है भैया, मौलिक शिक्षा, ठीक बात है। उसके अलावा दूसरा जीवन प्रत्याशा, ये भी शामिल होती है, ये वाला पहला ये था मौलिक शिक्षा, दूसरी जीवन प्रत्याशा शामिल होती है इसमें, है ना प्यारे बच्चों। तीसरा शिशु मृत्यु दर शामिल होती है। ये मौलिक शिक्षा मौलिक साक्षरता यही है, एक ही बात है, इसको यही है, सिर्फ ये नहीं होती भैया, साक्षरता या मौलिक साक्षरता, मौलिक शिक्षा कह लो, एक ही बात है। लैंगिक विकास शामिल नहीं होता। निम्न में से कौन आर्थिक विकास के निर्धारण में आर्थिक कारकों के अंतर्गत नहीं शामिल किया जाता। तो निम्न में से कौन आर्थिक विकास के निर्धारण में आर्थिक कारकों के अंतर्गत शामिल नहीं होता। तो बताओ इनमें से कौन सा शामिल नहीं होता आर्थिक विकास के निर्धारण में आर्थिक कारकों के अंतर्गत। तो बताओ हमारे आर्थिक कारक इनमें से कौन नहीं है आर्थिक विकास के लिए। पूंजी निर्माण है या नहीं है, बिल्कुल है, पूंजी निर्माण भी आर्थिक विकास को शो करेगा। विकास में अगर आप थोड़े, तो आर्थिक विकास के एक पहलू पैसा भी तो है ना, और चीज़ें भी है, महिलाओं को स्वतंत्रता, बच्चों को स्वतंत्रता, विचारों की स्वतंत्रता, ठीक है, ये सारी स्वतंत्रता होती है, उसमें मनुष्य की अपनी स्वतंत्रता भी है। तो पूंजी भी होता है भैया, वित्तीय स्थिरता भी होनी चाहिए, पैसा लगातार भी बना रहना चाहिए, ठीक है मेरे बच्चों। आधारभूत संरचना भी होना चाहिए, लेकिन टेक्निक ही नहीं हो, तकनीक ज्ञान नहीं हो, टेक्नोलॉजी को उसमें नहीं लेते हम, याद रखना। आर्थिक विकास के निर्धारण में आर्थिक कारकों के अंतर्गत उसमें टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट नहीं लिया जाता है भैया, तो याद रखना। पूंजी निर्माण, वृद्धि, असमानता की कमी, ये सारी चीज़ें, तकनीकी ज्ञान उसमें ये गैर आर्थिक कारण तो हैं, लेकिन ये प्रकार की गैर आर्थिक कारण है। टेक्निक जो ये आर्थिक कारक नहीं है, ये गैर आर्थिक कारक है। ये इस चौथा ही गैर आर्थिक कारक, गैर आर्थिक कारकों में शामिल किया जाता है, आर्थिक कारकों में शामिल इसको नहीं किया जाता किसी विधि का आर्थिक विकास
में आर्थिक नहीं, गैर आर्थिक कारकों में होता है ये। ठीक है भैया, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को शेयर कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप वीडियो के साथ जोड़ देना प्यारे बच्चों। और आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप बिल्कुल हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आपको बारकोड दिया हुआ है सुक्रिया सिविल सर्विस के ऑफिशियल चैनल का, इसके यहाँ से आप स्कैन करें और जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं आप लोग। आपको किसी भी सब्जेक्ट की PDF चाहिए तो बिल्कुल आप हमें हमारे टेलीग्राम पर जाकर मैसेज कर सकते हैं, बिल्कुल शेयर कर दें। वहाँ हमारा आपको नंबर मिल जाएगा, वहाँ से भी आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। व्हाट्सअप पे भी आप हमें इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टा और व्हाट्सअप के लिंक आपको कल मिल जाएंगे। फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं आप लोग। आप हमारी वीडियो को लगातार शेयर करें, सब्सक्राइब करें। NCERT में इतिहास की सीरीज़ कंप्लीट हो चुकी है, उसको जाकर देखें। ज्योग्राफी की लगभग कंप्लीट है, उसको देखें। इकोनॉमी की, अर्थव्यवस्था की सीरीज चल रही है, उसको भी आप देख लेंगे। साइंस की हम बहुत जल्दी सीरीज शुरू करने वाले हैं भैया। मैथ रीजनिंग हम शुरू करने वाले, इंग्लिश शुरू करने वाले। आपका पूरे जितने भी एग्ज़ाम है, RPF का हो या CHSL का हो, हरियाणा पुलिस का हो, RO का हो, RO का हो, PCS हो, यहाँ तक कि UPSC के प्रीवियस ईयर हम बहुत जल्दी अपने चैनल पे लाने वाले हैं। तो सबकी तैयारी धमाकेदार तरीके से करवाई जाएगी हमारे चैनल सुक्रिया सिविल सर्विस पर। जितना प्यार आपने लगातार हमारी वीडियो को दिया, ऐसे ही देते रहें। इस सब के लिए आपके लिए धन्यवाद। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को जय हिंद, जय भारत प्यारे बच्चों।